हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, योर ट्रेनर। तो आप जैसे देख सकते थे कि प्रीवियस हमारा चल रहा था यूनिट 5.3, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो आपको जो मैंने प्रीवियस आपको यूनिट 5.3 में पार्ट 1 कल आपको डिस्क्राइब कराया था, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए जो कि आपका यूनिट 5.3 में पार्ट 2, जैसे मैंने आपको बता दूं एक बार फिर से आपको जो हमारा यूनिट चल रहा था, क्योंकि यूनिट 5.3 में जो रिलेटेड था आपका मनी रिलेटेड, मैंने आपको इसमें बताया था कि कैसे आप अपनी चीज़ों को, कैसे पैसों को सेव करते हैं, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना होता है, इससे आपको क्या एडवांटेज होते हैं। अगर आप पैसे, सपोज आप पैसे को सेव कर रहे हैं तो आपको उससे क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं कि आप जैसे सपोज कि अगर आपने मनी अपना सेव करके रखा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद, अगर आपको सपोज पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो आपके एजुकेशन के फील्ड में हो सकते हैं, या आपके हो सकता है कि किसी को आप पर्सनल, आप किसी को, अगर आपको फ्रेंड या रिलेटिव किसी टाइम पर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो आप उसको वहां से उसको पैसे से उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इससे ऐसा हम रिलेट करते हैं कि जाहिर सी बात है कि आपके पास पैसा सेव है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाहिर सी बात है आपको वो पैसा कहीं ना कहीं काम आता है। तो हमें अपनी लाइफ में पर डे अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, जरूरत की चीज़ों को अपने हिसाब से खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि हमारे आसपास की चीज़ों को देखते हुए हमें अपने अंदर से एक क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए कि मुझे वैसा ही बनना है। जितनी आपके अंदर की आप कैपेबिलिटी है आपके अंदर, उतना ही चीज़ों को आप उसको परचेज करें या फिर उतने को खर्च करने के लिए आप 10 बार सोचना चाहिए। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आपके पैसे जैसे कहाँ कहाँ पे आपके यूज हो सकते हैं, किसी सिचुएशन में आप जैसे बता सकते हैं, किसी क्रिटिकल कंडीशन में आपके एजुकेशन फील्ड में आपके खर्च आ सकते हैं। सपोज आपको कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटीज या कॉलेज वगैरह कैंपस में अच्छे से एडमिशन लेना है तो आपके, और जाहिर सी बात उस समय में आपके जो सेव किए हुए पैसे आपके लिए काम आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें टिप्स बताया था कि आपको जैसे खर्च अगर कम करते हैं तो आपको कैसी चीज़ से आपको बेनिफिट मिलेगा, कि अगर आपको सपोज पैसे को अगर आपको सेव करना है तो अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करें, अपनी आदतें को छोड़े, कंट्रोल करें कि मुझे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, महंगी वस्तुओं को खर्च ना करें, उस पर हमें कोशिश करें, प्रयास ये करना चाहिए कि हम उन पैसों को सेव करके किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जरूरत पड़े तो हम उसको वहाँ पर यूटिलाइज करना चाहिए। उसके बाद जो अब टॉपिक जो आपका चल रहा है इसी में कंटिन्यू कराता हूँ मैं आपका। अब आपका जो टॉपिक रहेगा दैट इज कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आपके आज के टाइम पे जब पैसा कहीं सेव करना होता है सबसे बेस्ट पे आपके लिए क्या है, बैंक। आप बैंक का मतलब ही समझ सकते हैं कि आपका पैसा जहाँ पे सिक्योर्ड है, सेफ है। ठीक है, तो आपके जो मैं बात कर रहा हूँ जो टॉपिक है दैट इज बैंक। और क्या होता है बैंक, बैंक के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है आज के टाइम पे जब सभी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अपना पैसा वहाँ पे सेव भी कर सकता है, तो किसी टाइम के बाद अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ से उसको अपना पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। तो आपका जो बैंक होता है वो आपके लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक लोन लेता है, आपसे लोन देता है, आपको एक टाइम के बाद आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए कि हमें पैसा हमारा कहाँ सेफ हो सकता है, सबसे ज़्यादा हमारा पैसा जो सेफ होता है वो हमारे बैंक के होता है। अब बैंक की बात हो रही है तो उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, कैसे आप अपने पैसे को सेव करते हैं, किस टाइप का आपका अकाउंट होना चाहिए, किस तरह से आपको पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको कैसा उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ये सब चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ जो मैं बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं। भारत में जो बात हो रही है, भारत में 4 प्रकार के प्रमुख बैंक खाते प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि चालू खाते, करंट अकाउंट, बचत खाते, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे जो बैंक के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं चालू खाते, एक होता है बैंक खाता, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट खाते। ठीक है, सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ करंट अकाउंट की, चालू खाते के बारे में बात करता हूँ।
चालू खाते सर्वाधिक नकदी डिपॉजिट प्रदान करते हैं और इसलिए व्यवसायी और कंपनियों के सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। क्योंकि ये खाते निवेशों और बचत के लिए नहीं बने होते हैं, इसलिए इन पर किसी भी दिन के किए जाने वाले लेन देनों की संख्या या राशि पर कोई सीमा लागू नहीं की जाती है। बात करते हैं अगर चालू खाते की, तो चालू खाता जो उनके लिए होता है पर्टिकुलर, हम यहाँ पे बता सकते हैं किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है, या जो पर डे अपना बिजनेस चाहे वो ऑनलाइन चला रहे हो या फिर उनको पर डे किसी को भी ट्रांजेक्शन वगैरह करना होता है। चालू खाता जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट, ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। नॉर्मल अगर जैसे हम अपनी बात करें, किसी अगर हम सिंपल सी बात करें, कोई पर्सन जॉब करता है जिसकी सैलरी आती है, तो उसका क्या होता है, हमारे लिए उसके लिए सेविंग अकाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अकाउंट जो होता है पर्टिकुलर हर कोई यूज नहीं करता है। करंट अकाउंट पर्टिकुलर बात करते हैं किसी एक एम्प्लॉय की जो बड़े से लेवल का बिजनेसमैन होता हो, या किसी एक पर डे के जो भी आपके जैसे मान लीजिए कि डेली नीड्स की शॉप होती है जिनका बड़े लेवल पे बिजनेस चल रहा है, जहाँ पे उनको पर डे अपना अपना बिजनेस चलाने के लिए जहाँ पे पैसे को ट्रांजेक्शन करना होता है, तो चालू खाता उनके लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस पर किसी तरह की कोई सीमा या लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ऐसा, क्योंकि हमारे देख सकते हैं सेविंग अकाउंट पे क्या होता है कि आपका जो पर्टिकुलर पैसा जो सेव रहता है उस पर कहीं किसी टाइम पर आपको इंटरेस्ट मिल करके आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर डे ट्रांजेक्शन होता है तो उसके अकाउंट में कितना पैसा है क्या नहीं, क्योंकि वो तो वहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन, डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उनके अकाउंट में कभी किसी दिन पैसा रहेगा, किसी दिन पैसा पूरी तरह से नहीं भी रहता है। चालू खाता धारकों उनके खातों में रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं देता, जैसे मैंने बताया। इस सब खातों पर दिए गए कुछ सेवाओं को शुल्क भी दिया जाता है। अगर आप डेली रूटीन पे अगर कोई डेली बेसिस पे बिजनेस चला रहे हैं जहाँ पर आपका बल्क में पैसा, अगर आपका यानी कि बात करें बड़े लेवल पे अगर आप पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी भी कंपनी से दूसरे कंपनी में, या किसी सपोज आप अपने कंपनी में जैसे बात कीजिए किसी प्रोडक्ट को अगर आप बेच रहे हैं, तो उस पर डेली बेसिस पे आपका पैसा वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, तो यहाँ पर बैंक आपको किसी तरह का भी कोई भी इंटरेस्ट या फिर ब्याज नहीं देता है। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट को बहुत सिंपल सी बात करते हैं, सेविंग का मतलब ये होता है कि बचत खाता। बचत मतलब आपका पैसा जहाँ पर बच रहा है और जहाँ पर आपका बैंक भी आपको एक तरह से हेल्प देता है। कैसे? क्योंकि आपका यहाँ पर पैसा जो होता है वो काफी समय सीमा जब तक आप चाहे इसको सेव करके रख सकते हैं, प्लस उसके साथ ही साथ बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट भी देता है। डिपेंड करता है कि हर एक बैंक अपना अपना कितना आपके पैसे अकाउंट पे सेव है, कितना आपको उसको इंटरेस्ट दे रहा है। बचत खाते का उद्देश्य बचत के बढ़ावा को देना होता है, इसलिए यह वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशन धारकों और स्टूडेंट्स के लिए पहली पसंद है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट तो किसी भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए यूज किया जाता है। बिजनेसमैन हो गया या फिर बड़े से बड़े किसी भी डेली रूटीन पे जो बिजनेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जिनका पर डे ट्रांजैक्शन चल रहा है। लेकिन इसी के फर्दर जो बात करते हैं सेविंग अकाउंट, कोई भी जैसे मान लीजिए सिंपल एम्प्लॉय हो गया या कोई स्टूडेंट्स हो गया, इनका अपना जो चॉइस रहती है दैट इज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आपका पैसा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्वियसली पैसे को बचत करने का बढ़ावा देता है। एक और जहाँ डिपॉजिट की संख्या और राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वहीं धन निकालने की संख्या और राशि पर अक्सर प्रतिबंध होते हैं। जैसे आपके यहाँ पे डिपॉजिट जो कर सकते हैं पैसा, चाहे वो आप 50,000 से लेकर के कितना भी कर सकते हैं, उस पर कोई आपके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं लगी होती है, क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट है। आप जहाँ पर जाहिर सी बात है आपका पैसा जहाँ पे आप खुद चाहते हैं कि सेफ एंड सिक्योर रहे, तो बैंक आपको किसी तरह की कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन यानी कि कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाने देती है कि आपको इतना पैसा डिपॉजिट हम नहीं करने देंगे। तो इस सब चीज़ों से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि आपका सपोज कोई बिजनेस चल रहा है या फिर आप जो भी आपका कहीं से पैसा आपका आता है, तो आप सेविंग अकाउंट में सेव करके रख सकते हैं, जिसमें किसी तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देता है। लेकिन इस पर जो हम दूसरी चीज़ बात करें, वही जो इसका अगर आप पैसे को विड्रॉल करने की बात करें, तो अब कुछ ऐसा बैंक में रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आई थी आफ्टर नवंबर 2016, जब आपके डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ आपके सामने रूल्स एंड रेगुलेशन रख दिए थे आरबीआई ने, कि जिसपे आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ बैंक ऐसा करती है कि आप एक दिन में इतना अमाउंट ही निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने एक दिन में एटीएम के थ्रू कितना विड्रॉल कर सकते हैं। तो जैसे बात करते हैं आप, जैसे कि हम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके लिए रेस्ट्रिक्शन ये हो सकता है कि अगर आपने पैसा अकाउंट पे डिपॉजिट किया हुआ है, तो विड्रॉल के टाइम पे रेस्ट्रिक्शन है कि आप उस पैसे को पूरी तरह से नहीं निकाल सकते। हाँ, उसको क्या कर सकते हैं आप कि डे बाय डे आप उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मंथ में आप कितने बार उसको वहां से पैसे को आप निकाल सकते हैं। ठीक है। बचत खाता धारकों की उनकी बचत पर ब्याज दिया जाता है। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको यहाँ पर जो भी सेविंग अकाउंट में आपका पैसा है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, तो ये आपके लिए बेनिफिट माना जाता है, ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रिकरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट।
फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को हम ऐसे समझते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जिन्हें हम एफडी भी कहते हैं। एफडी का मतलब होता है कि फिक्स डिपॉजिट। ये उन व्यक्तियों के लिए आदर्श है जो अपनी बचत को एक उच्च ब्याज दर के बदले लंबे समय के लिए जमा करने की इच्छा रखते हैं। प्रदान किया गया ब्याज दर जमा की गई राशि और समय अवधि पर निर्भर करता है और साथ ही साथ प्रत्येक बैंक में अलग होता है। फिक्स डिपॉजिट का मतलब आप ऐसे रिलेट कीजिए जहां पर आपको पैसा क्या होता है, एक पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वहां पर आप पैसे को अपने डिपॉजिट कर रहे हैं। ये अगर हम बात करें जैसे कि अगर आपको सपोज किसी भी हम नॉर्मल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं जहां पर वो अपना एम्प्लॉय जिसकी जो भी सैलरी आती है सपोज, तो उसकी सैलरी का वो कुछ भी थोड़ा बहुत अमाउंट मान लीजिए तो उसने पर मंथ अगर वो 4000 रुपीज भी अगर वो डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में, तो फिक्स डिपॉजिट में भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है बैंक की तरफ से। तो ये क्या होता है 4000 रुपये का सपोज वो एक महीने के लिए जमा करता है, ठीक है, तो अगर हम इसकी 12 से मल्टीप्लाई करा दें यानी कि 48000 हो गया आपका, ठीक, यानी ये आपका 1 साल का हो गया। अब वही पर्सन क्या करता है, अगर उसको सपोज रिटायरमेंट के लिए उसके पास 20 साल का समय है, तो आप जाहिर सी बात है आप यहाँ पर उसकी 20 से और मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, तो यानी कि आपका एक बल्क में पैसा इकट्ठा होता है और बल्क में पैसा इकट्ठे करने के मतलब फिक्स डिपॉजिट में गया और फिक्स डिपॉजिट में आपको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आपके लिए बेनिफिट इसलिए होता है कि आप सपोज इसमें पैसा अगर हर रोज हर महीने में अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी जमा करते हैं फिक्स डिपॉजिट यानी कि फिक्स करते हैं, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है या फिर आपको सपोज किसी भी पर्टिकुलर मेडिकल के लिए आपको जरूरत पड़ रही है या फिर आपको सपोज किसी का एजुकेशन या फिर शादी वगैरह के लिए भी घर में जरूरत पड़ती है, तो आप वहां पर अपने एफडी को तोड़ सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका जो पैसा बल्क में सेव रहता है, तो आपको वहां से पैसे को भी आप यूज कर सकते हैं। प्रदान किया गया ब्याज दर जमा की गई राशि और समय अवधि पर निर्भर करता है और साथ ही साथ ये प्रत्येक बैंक में अलग अलग होता है। हर एक बैंक का अपना अपना रूल्स अलग है कि आपका सपोज किसी बैंक का अपना अलग रूल है, किसी बैंक का अपना अलग रूल है। वो आपके सपोज आपका पैसा अगर मान लीजिए पर्टिकुलर बात करते हैं पीएनबी और एसबीआई के बारे में बात करें, तो पीएनबी और एसबीआई के अपने अपने रूल्स और गाइडलाइंस अलग हैं। तो अगर आपका पैसा फिक्स एज अ फिक्स डिपॉजिट में अगर आपका पैसा सेफ है, तो पीएनबी अपना कितना इंटरेस्ट आपको देता है, यानी कि सपोज आपने 20 साल के लिए अपना पैसा को फिक्स किया, या आप एसबीआई में ही बात करें तो आपने उसमें अगर अपना पैसा 20 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखा है, तो इन दोनों के अपनी अपनी अलग अलग अपनी अपनी रेगुलेशंस है और अपनी अपनी अलग अलग अपनी की उस पर कह सकते हैं कि इंटरेस्ट है। तो हम इस पर देख सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा जो रहता है वो भी सेफ है, सिक्योर ही माना जाता है, प्लस आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाता है, एफडी के मामले में खाताधारक द्वारा एक स्थिर समाप्ति के लिए विशिष्ट राशि जमा की जाती है। जब इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो धन को आप विड्रॉ यानी निकाल सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो जमाकर्ता फिक्स डिपॉजिट को समय पूर्व तोड़वा भी सकता है। जैसे अगर आप जरूरी नहीं कि आपने 20 साल के लिए अगर एफडी को रखा है तो आप 20 साल बाद ही निकलवा रहे हैं उस पैसे को। अगर आपको बीच में कभी ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन अगर आपके सामने या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है आपको जहाँ पे पैसे की बहुत जरूरत है, तो आप वहाँ पे पैसे को आप अपने एफडी को भी तुड़वा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। इसके लिए एक पेनल्टी राशि लगाई जाती है जो खुद प्रत्येक बैंक में भी अलग अलग रहता है। अगर आप मान लीजिए 20 साल का आपका एफडी चल रहा है, ठीक, अगर सपोज 20 साल से पहले आपको सपोज 10 साल या 8 साल के बीच टाइम पीरियड में ही आपको पैसे जरूरत पड़ी तो आपने एफडी को वहाँ पे तुड़वाया, तो आपके लिए उसकी कुछ पेनल्टी लगती है और हर एक बैंक अपनी अपनी अलग अलग जो भी इसकी पेनल्टी या जो भी आपका जो इस पे शुल्क जाता है वो अलग अलग रखता है। ठीक है, तो हम इसको फिक्स डिपॉजिट को हमने क्लियर समझ लिया कि फिक्स डिपॉजिट भी आपको बेनिफिशियल ही माना जाएगा, इसमें भी आपका पैसा सेफ है, इसमें भी आपको एक तरह से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। नेक्स्ट दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट खाते जिन्हें हम आरडी भी कहते हैं, उन व्यक्तियों को पसंद होते हैं जो प्रत्येक माह एक निश्चित राशि बचाना चाहते हैं लेकिन एक समय के बाद वो बड़ी राशि निवेश करने में कैपेबल नहीं होते हैं। ऐसे खाताधारक एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए कम से कम 6 महीने या एक छोटी स्थिर राशि प्रत्येक माह जमा करते हैं। मासिक भुगतान से चूकने पर खाताधारक को एक पेनल्टी राशि का भी भुगतान करना पड़ता है और निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर कुल राशि पर ब्याज सहित फिर से भुगतान कर दिया जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट उन व्यक्तियों के लिए होता है, सपोज जैसे कि हम बता रहे हैं जैसे एक निश्चित राशि बचाना चाहते हैं, हम इसमें बात करेंगे कोई सिंपल सी बात कीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो हर महीने अपना मान लीजिए 500 रुपये भी अगर वो डिपॉजिट कर रहा है, सपोज उसने 500 रुपये भी अगर हर महीने डिपॉजिट करना चाहता है, तो ये छोटे से टाइम पीरियड के लिए रहता है,
ठीक है, लेकिन एक समय के बाद वो बड़ी राशि निवेश करने में अक्षम हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने उसमें पैसा जमा किया, पैसा जमा करते रहे, सपोज 500 ही जमा करें, लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद आपने वो पैसा भी जमा करना बंद कर दिया, तो क्या होता है उसमें आपके लिए कम से कम 6 महीने की आपकी प्रत्येक राशि प्रत्येक माह जमा करते हैं। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे बीच में भी अगर आपने एक भी डिपॉजिट आपने छोड़ दिया, तो आपको उसकी तरफ से पेनल्टी लगाई जाती है, प्लस आपकी जो कुल राशि जो ब्याज सहित फिर से भुगतान कर देते हैं। लेकिन हालांकि आपको उसके बाद पैसा पूरी तरह से दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर पैसा आपका सेफ अगर वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो आपने बीच में अगर कोई बीच में अगर जमा नहीं किया तो आप पे पेनल्टी लगाएंगे, पेनल्टी लगाने के बाद आप उस पैसे को फिर से विड्रॉल कर सकते हैं। तो हमने जैसे देखा कि बैंक की जो हमारे बारे बात हो रही थी, आपका जहाँ पैसा सबसे ज्यादा सेफ होता है ऑब्वियसली बैंक में ही होगा। टाइप्स कितने होते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट किसी बिजनेसमैन या बड़े बड़े पर्टिकुलर एम्प्लॉयर्स के लिए होता है, जहाँ पे डेली बेसिस पे जहाँ पे ट्रांजैक्शन चलती है। सेविंग अकाउंट किसी पेंशन धारक इंसान के हो सकता है या किसी एक एम्प्लॉय जिसकी मंथली सैलरी आ रही है, वहाँ पे सेविंग अकाउंट में आपको यहाँ पर बैंक की तरफ से इंटरेस्ट भी मिलता है, बट इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपने सपोज 20 साल के अपना फिक्स डिपॉजिट एफडी बनवा ली है, जहाँ पे हर महीने आपका या फिर एक टाइम पीरियड में आप पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन आप फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे को जब भी निकालने की कोशिश करते हैं 20 साल के पहले, अगर मतलब जो भी आपने टाइम दिया है उससे पहले आप पैसा निकालते हैं, सपोज 20 साल का पर्टिकुलर टाइम है लेकिन आपने 8 या 10 साल के बीच में आपने पैसा निकाला, तो वहाँ पे बैंक आपसे पेनल्टी लेता है, उसके बाद आपको वो पैसा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप इसमें प्रत्येक माह थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, जहां पर आपको बड़े निवेश करने में आप कैपेबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने इस बीच में अगर इन पैसे को भी जमा करना बंद कर दिया, तो आपकी पहली बात तो एक पेनल्टी लगती है, प्लस आपके साथ उसके साथ बैंक में आपको जो भी पैसा रहेगा वो आपको पूरी तरह से विड्रॉल करके वापस कर देती है। तो ये हमने देखा कि करंट अकाउंट कैसे वर्क करता है, सेविंग अकाउंट कैसे वर्क करता है, हमारा किस तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। अब हम बताते हैं कि हाउ टू ओपन बैंक अकाउंट। जो आपके नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं बुक पे, बैंक खाता खोलने के लिए क्या करना होता है, क्या इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो बहुत इजी प्रोसेस है। अपने बैंक खाता खुलवाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप 1 में खाता खोलने के लिए फॉर्म को फिल करना होता है। जब आप बैंक जाएंगे, बैंक से आपको एक फॉर्म मिलता है, जहां पर आपको फॉर्म में आपको सपोज सबसे पहले स्टेप क्या होता है, यहाँ पर स्टेप 1 की बात करूं तो टेक अ फॉर्म फ्रॉम बैंक। एक फॉर्म आपसे बैंक से ले सकते हैं। उस फॉर्म में आपको क्या क्या चीजें रहती हैं, आपको निम्नलिखित आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी थी। जैसे पहला पॉइंट है आपको अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, जेंडर आपका, फिर आपका क्या बिजनेस है और आपका क्या एड्रेस है। तो सबसे पहले जो बात होगी इसके बारे में, जो फॉर्म के बारे में आपको क्या क्या चीजें देनी होंगी। फॉर्म में आपका पहले होगा नेम, फिर आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर आपका बिजनेस क्या है, आपका क्या आपकी डेजिग्नेशन है, ठीक है। इसके बाद आपका जेंडर वहाँ पर पूछेंगे, एज हो सकती है, ठीक है। तो बेसिक चीजें रहेंगी जो कि आप फॉर्म में देख सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं उसमें। नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा कि अपनी खाता विवरणी प्राप्त करने का तरीका, तो हार्ड कॉपी या ईमेल। आप अपने जैसे सपोज आपका जब बैंक अकाउंट ओपन हो गया, तो आप उसका जो अकाउंट से आप जो पैसे जो भी आपका फॉर्म मिलता है उसके बाद आप उसको किस तरह से लेना चाहते हैं, एज अ हार्ड कॉपी, या उसको आप चाहते हैं कि अपने मेल अकाउंट पे मंगा लें। इस प्रोसेस के बाद जब आप फॉर्म फिल करने का बैंक में देते हैं, तो वहाँ का कर्मचारी या फिर जो भी पर्सन होता है जो जॉब कर रहे हैं, वो आपके फॉर्म कंप्लीट करने का आपको उसकी कॉपी देता है। चाहे वो आप उसको हार्ड कॉपी एज अ हार्ड कॉपी ले सकते हैं, और आप चाहे उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने मेल अकाउंट पे मंगा सकते हैं। नेक्स्ट, आपके शुरुआती जमा के विवरण, नगद चेक। आपने जो भी पहली बार अकाउंट में जो भी डिपॉजिट किया है, फर्स्ट टाइम जो भी आपने डिपॉजिट किया, तो आपने चाहे वो किसी तरह से चेक एज अ चेक के
चेक थ्रू दिया है या फिर आपने नगद दिया, ठीक है वहाँ पर। तो आप जैसे भी डिपेंड करता है, एक डिपॉजिट आपको वहाँ पे करना पड़ता है। अपने खाते को प्रचालित करने का ढंग, चाहे वो ऑनलाइन रखना है आपको, बैंक मोबाइल बैंकिंग, चेक स्लिप बुक्स के हिसाब से रखना है, वो आप निश्चित कर लें कि आपके फॉर्म पे आपके सामने ऑप्शन भी आता है कि आप इसमें नेट बैंकिंग की सहायता लेना चाहते हैं। नेट बैंकिंग से आपको ये होता है कि आपको वहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग मिलती है, जिसमें आपको क्या होता है कि आपको वहाँ बैंक में भी जाना नहीं पड़ता है, आप घर बैठे ही पैसे को चाहे तो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको वहाँ पे फॉर्म में फिल करने से पहले आपको वहाँ पे टिक करना होता है कि आप क्या नेट इंटरनेट या फिर नेट बैंकिंग की सुविधाओं को अपनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे टिक करके इस फैसिलिटी को भी अपना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई बैंकिंग। तो ये कुछ बेसिक चीज होती है, स्टेप 1 में बात हो रही है कि फॉर्म जो मिलता है उसमें फॉर्म में आपके लिए बेसिक चीजें क्या क्या पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात होती है, आपका नेम एड्रेस मोबाइल जो सारी चीजें आपके सामने है वो सब आप इसमें फिल करते हैं। स्टेप 2 आपका जो रहता है दैट इज स्टेप 2 में अपने आप फोटो लगाएं पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने की। स्टेप 3 में आपको क्या करना होता है, अपने ग्राहक को जानने या कोई अपना आपने केवाईसी के लिए आपको यानी कि केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। Here I am talking about step 3. In step 3, whenever you are filling a bank account form, KYC आपको KYC करानी होती है। KYC मतलब नो योर कस्टमर। ठीक है, स्टेप 3 के लिए केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया होती है, क्या होता है केवाईसी में कि जो बैंकों को अपने ग्राहकों की पहचान और पता सत्यापित करने में सहायता करती है। इसके लिए एक खाता खोलने के लिए फोटो पहचान, आईडी और पता प्रमाण के संदर्भ प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अनुमोदित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपको अपना अकाउंट खुलवाना है बैंक अकाउंट, तो उसके लिए आपको केवाईसी फॉर्म फिल करना पड़ता है। केवाईसी के लिए आपको एक नॉमिनी बनाना पड़ता है, जिसमें उस पर्सन की भी आपके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, लाइक उसके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पैन कार्ड हो सकता है आपका, या वोटर आईडी हो सकता है, या आपका पासपोर्ट हो सकता है। केवाईसी से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको जब कभी पर्टिकुलर किसी बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शन करना होता है, यानी कि बल्क में पैसे को भेजना होता है, तो आप वहाँ पे केवाईसी अगर आपका है तो आप वहाँ पे कैपेबल रहेंगे कि आप किसी भी अमाउंट को बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 4 में क्या होता है, अपने सभी दस्तावेज को प्रस्तुत करें, जो भी डॉक्यूमेंट है पूरी तरह से फॉर्म भरने के बाद केवाईसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें। इसके बाद फॉर्म प्रोसेस किए जाने और अपने खाता खोलने तक की वेट करें। उसके बाद अपने जब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो बैंक आपसे 2-4 दिन जो भी आपका हफ्ते का टाइम लेता है। स्टेप 4 में आपको क्या होता है कि आपको थोड़े दिन का वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको इसमें लगभग 1 हफ्ता 10 दिन जो भी है आप उसमें प्रोसेस का वेट कीजिए। जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा आपके पास खुद ही एक मेल आ जाता है या मैसेज आ जाता है, या फिर आप बैंक जाकर के अपनी जो भी आपके वहाँ से पासबुक जनरेट करा सकते हैं। आप साथ ही साथ आपको बैंक आपका एटीएम भी देता है, जिसमें आपको एटीएम फैसिलिटीज में आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती हैं। आप चाहे तो एटीएम से अब तो सीधे मशीन के थ्रू घर पे आप एटीएम जाकर के पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक की लाइन से बच सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बैंक में आपको काफ़ी सारी चीज़ों को आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। टिप्स की बात करता हूँ तो सही प्रकार के खाते का चुनाव करें। आपको पहले सोचना चाहिए कि मुझे किस तरह का मैं एम्प्लॉय हूँ। अगर आप बिजनेसमैन हैं जिसमें आपको डेली टू डेली बेसिस पे आपका बिजनेस चल रहा है तो आपको वहाँ पे करंट अकाउंट यूज करना चाहिए। पर्टिकुलर अगर आप किसी सैलरी बेसिस पे हैं तो आप वहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट यूज करना चाहिए। इसी तरह से नियमित विवरण को पूरी तरह भरें। जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछा गया है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में आपकी चीज़ों की डिटेल्स मांगी जा रही है, उनको पर्टिकुलर भरते टाइम ध्यान रखें कि किसी तरह कोई वहाँ पे गलती ना हो। आपने बैंक से पूछ लिया कि किसी तरह का कोई शुल्क वगैरह, क्योंकि कुछ बैंक्स वगैरह क्या होती है कि मिनिमम आपको बैलेंस रखने के लिए भी बोलती है, तो आपको उस अकाउंट में भी ध्यान रखना है कि मुझे कितना पैसा रखना है। अदरवाइज क्या होता है, अकाउंट खुलवाने के बाद आपको जब पैसा नहीं रहेगा तो आपके ऊपर उस पर पेनल्टी पड़ने लगती है, या फिर आपका चेक बाउंस होने का भी इशू वहाँ पर रहता है। नियम को समझ लें, किसी तरह का कोई भी वहाँ पे याद रखें, बैंक के किसी भी एम्प्लॉय से मिलने का वहाँ के बारे में पूछ ले बैंक से कि मुझे अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे क्या करना चाहिए। ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पता लगे ताकि आपको ये सुविधाजनक है, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग आज के टाइम पे हर कोई चाहता है घर बैठे पैसे को कहीं भी ट्रांजैक्शन वहाँ पे कर सकते हैं। अपने बैंक बैलेंस पर नजर रखें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज अपने अकाउंट का जो भी बैलेंस वगैरह है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। किसी तरह कोई वहाँ पर देखना चाहिए बीच में पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद कि आपका बैंक से अकाउंट से कहीं पैसा कहीं भी किसी तरह से कोई विड्रॉल तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें थी जो आपने मैंने बताया कि बैंक अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट,
रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें इसके बाद कितने टाइप्स के आपको बैंक अकाउंट होते हैं, उसके बाद मैंने बताया कि कैसे आपको हाउ टू ओपन अकाउंट इन अ बैंक, कैसे खोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि खाता खोलने के लिए बैंक जाना पड़ता है, वहाँ से आपको एक फॉर्म लेना पड़ता है, फॉर्म के बाद आपको कुछ डिटेल्स देनी होती है पर्टिकुलर अपनी, नेक्स्ट आपको एक फोटो पेस्ट करना होता है वहाँ पे फॉर्म के ऊपर, उसके बाद अपनी केवाईसी कराइए, केवाईसी से आपको ये होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड हो जाते हैं, जिससे आपको पर्टिकुलर किसी भी बड़े लेवल का पेमेंट करने में कोई किसी तरह की कोई वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इसके लिए आपको सपोज केवाईसी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं आप, चाहे तो अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं केवाईसी के लिए। उसके बाद सभी चीज 3 स्टेप्स को कंप्लीट होने के बाद वेट करना पड़ता है, सभी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद आपको वेट करना होता है कि बैंक आपको कितने दिन का टाइम दे रहा है कि आपको बैंक कब आना है, इतने टाइम बाद आप अपना यहाँ से पासबुक ले जाइए, एटीएम ले जाइए, जो भी सारी चीज़ें आपको सब सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, और कुछ टिप्स थे कि हमें सही प्रकार खाते को चुनाव करना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया कि किसी तरह का कोई भी शुल्क वगैरह के बारे में पता लगा लें, नियम को समझ लें किसी भी वहाँ के बैंक एम्प्लॉय से, या साथ ही साथ अपनी ऑनलाइन बैंकिंग पर भी पूछ सकते हैं कि मुझे, क्योंकि आपकी फैसिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट, आप चाहते हर कोई चाहता है कि मुझे ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी का यूज करें। ठीक है, बट ध्यान रखें कि आज के टाइम पर हमें ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में जानने से पहले कि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड केस ना हो, कि आपके टाइम पर, क्योंकि आज ऐसे टाइम पर बहुत से लोग होते हैं कि यहाँ पर ध्यान नहीं रखते और ऑनलाइन के टाइम पर क्या होता है कि पैसे का वो गलत इस्तेमाल लोग कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखें, अपने बैलेंस वगैरह पर भी नजर रखते रहे बीच बीच में। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था जो हमने बताया था बैंक कितने टाइप के होते हैं वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।